आज की हमारी जो रेमेडी है वो है C10। ये बेसिकली डाइजेशन सिस्टम की रेमेडी कहलाती है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उन सभी के लिए टिश्यू रिपेयर करने का, उसको ताकत देने का काम करती है। साधारण रूप से कैंसरसो 10 का डाइल्यूशन 3 प्रयोग किया जाता है, पर यदि आप इसकी टैबलेट्स यूज करते हैं तो डाइल्यूशन 1 में यूज कीजिए। ये उस कंडीशन में एक पोषक पूरक के रूप में कार्य करता है। इस औषधि को नॉर्मली पाचन संस्थान की औषधि बोला गया है, जो S10 के समान ही अपना इफेक्ट रखती है। पाचन संस्थान में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक समस्याएं होती हैं, जैसे अल्सर होना, घाव होना, जो कि बेसिकली अम्लता बढ़ने के कारण हो जाता है, गांठें बन जाती हैं जो डेड सेल से वहां से नहीं हटते उसकी वजह से, या प्रोटीन की वजह से बन जाती हैं, गूमड़, गिल्टी, जो बेसिकली कैल्शियम से संबंधित होती हैं, कैंसर हो जाए, घाव बन जाए, ऐसी सभी स्थितियों में जो कि पाचन संस्थान से संबंधित हो, C10 काम करती है। इस औषधि का प्रभाव भी सेम एस्टन की तरीके से है, लेकिन उससे थोड़ा सा गहरा प्रभाव रखती है। ये कब्ज को, बुखार को, जो गर्भिणी स्त्रियां होती हैं उनके लिए, जब किसी भी व्यक्ति में बहुत ज्यादा काम वासना के कारण मानसिक विकृति उत्पन्न हो जाती है, गर्मी बहुत बढ़ जाती है, दिमागी गर्मी बहुत बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो कांख होती है, चाहे वो हाथ की हो चाहे टांग की हो, वहां पे कालापन निकल आता है। ये शरीर में अत्यधिक बढ़ी हुई गर्मी को दर्शाता है और लंबे समय के हिसाब से इसके अंदर मस्से भी पड़ने लगते हैं। ये जो स्थिति होती है, ये कैंसर से पूर्व की स्थिति होती है। हालांकि इसमें आप मान के चलिए 90% लोगों को कैंसर नहीं होता, पर इस स्थिति को कैंसर की स्थिति के समान ही मानना चाहिए और उपचार भी उसी के समान से किया जाता है। इसीलिए कैंसरसो 10 का जो डेल्यूशन है वो थर्ड डेल्यूशन प्रयोग में लाना अच्छा रहता है। हमारी बॉडी का जो उत्सर्जन तंत्र है, जो भी हमारी बॉडी में मुख्य चार उत्सर्जन तंत्र है, किडनी है, लिवर है, लंग्स है, स्किन है, इनके लिए और विशेषकर पाचन तंत्र के लिए हम लोग C10 का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ इन दोनों सिस्टम से जुड़ा हुआ जो नर्वस सिस्टम है, जो बेसिकली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है, उस पर भी ये काम करती है। पहले ये फिजिकल ऑर्गन्स पे काम करेगी, हमारे उत्सर्जन तंत्र पे, पाचन तंत्र पे काम करेगी। उसके बाद ये ब्रेन में उन्हीं पॉइंट से संबंधित जो ब्रेन ब्रेन की जो कार्य क्षमताएं होती हैं, कार्य विधियां होती हैं, नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स हैं, उनको भी प्रभावित करती है, जो पाचन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र से जुड़े हुए होते हैं। C10 बेसिकली इसका एक और पैटर्न है। जैसा हमने जाना था कि S1 जो है वो रस प्रकृति के रोगियों के लिए विशेष रूप से बनाई हुई या बनी हुई औषधियां हैं। एंजाइटिकोज महाग्रुप रक्त प्रकृति के रोगियों के लिए है। वहीं कैंसरसो ग्रुप जो है वो मिश्रित प्रकृति के रोगियों के लिए होता है। हालांकि हम लोग इसका और भी वाइड रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यदि हमें ये चीजें समझ में ना आए कि हमें किस औषधि के साथ किस औषधि का मिलान करना है, तो हम यहाँ पर इसकी प्रकृति के अनुसार इसको ले सकते हैं। तो जो पित्त मिश्रित प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, मतलब जिन व्यक्तियों की प्रकृति जो है मिश्रित हो लेकिन उसमें पित्त का प्रभाव अधिक हो, ऐसे समस्त रोगों के लिए, ऐसे समस्त रोगियों के लिए ये औषधि उनको शमन करने का काम करती है। तो हमारे जो मुख्य ऑर्गन हैं,
गॉल ब्लैडर, लीवर, स्प्लीन, इनके अंदर सूजन आ जाए, इनके अंदर गर्मी बढ़ने की वजह से सिरोसिस जैसी समस्या उत्पन्न हो जाए, छाले हो जाए, अल्सर हो जाए, गांठें पड़ जाए, ऐसी अवस्था में हम C10 का प्रयोग करते हैं। C10 का प्रभाव हमारी जो आंतें हैं उनकी गर्मी को कम करता है, उनमें रक्त संचय को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से मल अवरुद्धता, कब्ज ये टूटती है, बवासीर इत्यादि में लाभ मिलता है। यहां पर इस कंडीशन में जब हमें कब्ज तोड़नी हो तो C10 का जल्दी जल्दी सेवन कराया जाता है। ऐसा करने से कब्ज आसानी से टूट जाती है। वैसे तो S10 और C10 दोनों के गुण और कर्म लगभग एक जैसे हैं। पहला फर्क ये हुआ कि C10 जो है, सॉरी, S10 जो है रस प्रकृति के लिए है और C10 रक्त प्रकृति के लिए। दूसरा डिफरेंस ये बनता है कि S10 जो है वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देती है, बढ़ाने का काम करती है, उसके फंक्शंस में सुधार लाती है, और S10 उसके स्ट्रक्चर को बदलने का, उसके स्ट्रक्चर को पोषण देने का काम करती है। अगर हम S10 किसी को दे रहे हैं डाइजेशन बढ़ाने के लिए तो उसका डाइल्यूशन 1 दिया जाता है, और वहीं नसों को ताकत देने के लिए डाइल्यूशन 3 का प्रयोग किया जाता है। हालांकि हम ऊंचे डाइल्यूशंस में भी जा सकते हैं, पर यहाँ पे हम सिर्फ उसके अंतर को, डिफरेंस को समझ रहे हैं कि पॉजिटिव कंडीशन और नेगेटिव कंडीशन में क्या रिजल्ट आता है। ऐसे ही C10 में हम लोग थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग करते हैं, पर यदि हमें आंतों को शक्ति देनी है, पोषण देना है, बाकी ऑर्गन्स को शक्ति या पोषण देना है, तो हम डाइल्यूशन 1 का प्रयोग करते हैं। जब भी पेशेंट को उस सजन तंत्र से संबंधित, क्लेंजिंग से संबंधित समस्या होती है तो उसकी बॉडी में हीट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यूरिन कम हो सकता है, स्टूल कम आना हो सकता है, पसीना आना आने में कमी हो सकती है, जबकि पानी के रूप में ये चीज ज्यादा निकलेगी। ऐसे ही जो वो पानी पिएगा यूरिनरी इफेक्ट जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा और बढ़ा हुआ दिखाई देगा, पर इंटरनली एसाइटिस की समस्या उसको मिलेगी। ऐसे ही जब भी वो कुछ खाएगा तो मोशन पास हो जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहती, शरीर टूटने लगता है, कमजोरी की तरफ जाने लगता है। तब हम इस रेमेडी का प्रयोग करते हैं। इसका जो गुण है वो मल निस्सारक है, कृमियों का नाश करने वाली है, कैंसर का नाशक है, पाचन संस्थान को ताकत देती है, बल देती है। जब हम इस औषधि का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे शरीर में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनको खत्म करके मल को बांधने का काम भी करती है। ऐसी कंडीशन में हम लोग डाइल्यूशन सेकंड का प्रयोग करेंगे। तो जब पतले दुर्गंध युक्त दस्त लगे हों, कब्ज हो गई हो और ये ना समझ आता हो कि कब्ज किस कारण से हुई है, एसिडिटी बनती हो, सांस लेने में तकलीफ होती हो, सांस अपने आप रुक जाती हो, कॉन्टिन्यूअसली बुखार बना रहता हो, गर्मी अंदर से बनी रहती हो, लीवर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो फैटी हो, चाहे वो सिरोसिस की कंडीशन में हो, हमारा जो मूत्र द्वार है या गुदा द्वार है वहां पे भ्रंश की स्थिति उत्पन्न हो जाए। भ्रंश का मतलब होता है कि वहां पर एक तरह की ब्लॉकेज आ जाती है जो मोशन को बांधती है, या जब हम यूरिन पास करेंगे तो जलन होगी, स्टूल पास करेंगे तो फुंसी जैसा लगेगा जो बवासीर की कंडीशन में होता है, या फिर वहां पर भी मल खुल के नहीं आता और आभास होता है कि कुछ अंदर बाकी रह गया है। यूरिन के केस में भी ऐसा होता है।
तो जब भ्रंश हो जाता है तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इन सभी इन सभी स्थितियों में हम लोग C10 का प्रयोग कर सकते हैं। आंतों में, मूत्र नलिका में सूजन आ जाए, मांस की वृद्धि हो जाए, भगंदर हो जाए, सुजाक हो, ऐसा कोई भी रोग जो संक्रमण के कारण होता है, तो ऐसी सभी अवस्थाओं में C10 का प्रयोग वेन वन या वेर वन के साथ लाभदायी होता है। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वर्मी का प्रयोग करेंगे, और यदि वायरस का वो है इफेक्ट है तो हम वेन वन का प्रयोग करते हैं। जब भी हमारे लिवर में, स्प्लीन में, गॉलब्लैडर में सिरोसिस वाली स्थिति उत्पन्न हो जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, इन ऑर्गन्स की वजह से हमारी इम्यूनिटी डाउन होने लगे, ये अंग कड़े पड़ने लगे, पथरी का डर हो, इसमें जलन या चुभन हो, कांटे की चुभन हो, जिसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता हो, गैस बनती हो, अंदरूनी फोड़े हो जाएं, तब C10 का प्रयोग जो है वो लाभकारी होता है। अन्य रोगों में किसी भी प्रकार की आंतों में रुकावट आ जाए, खुश्की हो जाए, पेट का कैंसर हो जाए, आंतों में इन्फ्लेमेशन हो जाए, गर्भाशय का कैंसर हो, सिस्ट बन जाए, फाइब्रॉइड्स हो जाए, वायु बनती हो, पेल्विक रीजन में हड्डियों की कमजोरी आ जाए, विशेषकर हिप जॉइंट में, स्त्रियों में डिलीवरी के समय पर आंतें ढीली पड़ जाती हैं, जिनकी वजह से जो नाल है वो बच्चे की गर्दन पे लिपट जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आंतों में लिप्टन आ जाए, उलझन आ जाए, IBS का रोग हो, पीनस रोग हो, सिफिलिस रोग हो, तो जितने भी ऐसे रोग जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में चले जाते हैं, वहां पर हम शरीर के सेल्स को, टिश्यूज को ताकत देने के लिए C10 का प्रयोग कर सकते हैं। मूल रूप से C10 का जो प्रभाव है वो उत्सर्जन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों को प्रभावित करता है। तो ऐसी अवस्था में हमारे शरीर में यदि इन दोनों से जुड़ी हुई समस्या कहीं पर भी क्रिएट हो, तब C10 का प्रयोग करना चाहिए। C10 सर्वप्रथम इन पे काम करती है और बाद में हमारे ब्रेन के बिंदुओं पर काम करती है। C10 का जो डेल्यूशन है, फर्स्ट डेल्यूशन, ये आंतों में रस पैदा करता है, और जो ऊंचे डेल्यूशन है, थर्ड डेल्यूशन है, ये उसके फंक्शन को बढ़ाने का काम करता है। यदि किसी को खुश्की हो, जैसे वृद्ध अवस्था में खुश्की हो जाती है आंतों में, और लगभग ये हर एक वृद्ध के साथ है, जो व्यक्ति वृद्ध होगा उसको आंतों में खुश्की के कारण कब्ज हो जाती है। कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि गुदा द्वार में उंगली डाल के मल को निकालना पड़ता है। ऐसी अवस्था में डॉक्टर लेग्जेटिव जो होते हैं उनका प्रयोग करवाते हैं। यहाँ पर ज्यादातर ऐसी ही दवाइयां दी जाती हैं जो पेट को नरम करती हैं। आयुर्वेद में भी इसी तरीके से ये बोला गया है कि रात को तेल या घी गर्म दूध में डाल के पिए तो सुबह मोशन सही से साफ होता है। ऐसी अवस्था में सलास के साथ C10 का फर्स्ट डेल्यूशन और साथ में C10 की गोली
यदि पेशेंट को दी जाए तो उसे काफी राहत दी जा सकती है। तो लगभग हर व्यक्ति के लिए जो कि वृद्ध अवस्था की तरफ जा रहा है, विशेषकर 70 साल से ऊपर के व्यक्ति, उनके लिए तो ये औषधि मस्ट बन जाती है। थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग हम लोग आंतों की खुश्की मिटाने के लिए, कब्ज दूर करने के लिए, मल अवरुद्धता के लिए, पुराने बुखार के लिए, लिकोरिया के लिए प्रयोग में लाते हैं। वहीं सूखी गोलियों का दो तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। एक, सूखी गोलियों को चूसकर इसका प्रयोग पोषण के रूप में लिया जा सकता है। वहीं दूसरा, सूखी गोलियों को पानी में घोलकर यदि पेशेंट को चम्मच चम्मच करके दिया जाए, लगभग इसमें 20 से 25 गोलियां एक बार में घोल दी जाती हैं, चम्मच चम्मच करके दिया जाए, तो कितनी भी पेट की भयंकर पीड़ा हो, आंतों में पीड़ा हो, मल अवरुद्ध हो गया हो, पेट का कैसा भी दर्द हो, कितनी भी पुरानी कब्ज हो, इंस्टेंट राहत देने का काम करती है। हालांकि इस स्थिति में कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग वाली स्थिति भी आ जाती है और इस वॉमिटिंग के बाद पेशेंट को बुखार भी चढ़ सकता है। पर यदि सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती है। ये चीज आपको शायद हो सकता है बुक में ना मिले, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इसको लेके, कि आप इसकी गोलियों का इस्तेमाल अगर गैस बनने की कंडीशन में करते हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे देती है। इसके अलावा यदि हमें स्किन में चिकनाई पैदा करनी है, बेसिकली स्किन के लेयर के नीचे चिकनाई पैदा करनी है, और वो भी पेट या पेड़ू पर, या आंतों में जलन होती हो, अकड़न आती हो, शूल बन गए हो, अल्सर हो, ऐसी अवस्था में C10 का कंप्रेस रखा जा सकता है। C10 बेसिकली 7 पौधों के मिश्रण से बनी है, जिसमें से 4 पौधे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम अगले 3 पौधों के बारे में बात करेंगे। पहला पौधा है कार्डुअस बेनेडिक्टस। ये हमारे पेट, आंख और इनसे संबंधित जो ऑर्गन्स होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर, जिनके टिश्यूज पेट और आंख के टिश्यूज से मैच करते हैं, मेल खाते हैं, ऐसे सभी ऑर्गन्स उनके स्वास्थ्य से संबंधी विकारों में मददगार साबित होते हैं, जिनकी वजह से हमारे सिर में दबाव बन सकता है, भारीपन आ सकता है, वर्टिगो लग सकता है पेशेंट को, बुखार हो सकता है, त्वचा में जलन हो सकती है, बिना वजह बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो जितने भी व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन रेमेडी हो सकती है। जितने भी वायु संबंधी रोग हैं, क्योंकि ये हमारी स्किन और हमारी श्वास से, लंग से जुड़े हैं, जैसा मैंने बताया था कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, उसमें जमाई, हिचकी, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, जलन, जोड़ों के टूटना, अंगों की पक्षाघात, हड्डियां, टेंडन्स में जलन होना, या हड्डियों में ठंड पड़ना, ठंड के कारण जलन होना, दर्द, तनाव, पक्षाघात, ऐसी सभी कंडीशंस के लिए इस पौधे का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भी किसी व्यक्ति के हाथों में जलन हो या दर्द बना रहता हो, थकान बनी रहती हो, मरोड़े आते हो, मांसपेशियों में सख्ती रहती हो, या नसों में हल्की सूजन बनी रहती हो, संकुचन आ जाता हो, ऐसी अवस्था में इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। लक्षणों के रूप में ऐसे व्यक्ति के जिसका सांस जल्दी चलता हो, व्यक्ति अंदरूनी रूप से डरा रहता हो, छोटी छोटी बातों पे शोर मचाने की उसकी इच्छा हो,
गुस्सा खा जाता हो, चिढ़ जाता हो, अपने आप को व्यक्त करने के लिए वो सामने वाले को दबाने की कोशिश करे। और जब भी कोई घटना उसकी सोच से बाहर आए तो उसके हाथ पैर कांप जाए या ठंडे पसीना आ जाए, ऐसे व्यक्तियों के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की आंखें, विशेष रूप से लेफ्ट साइड की, उसमें चंचलता की मात्रा अधिक होती है। और जो लोग दिमाग की बनस्पत, दिल का दिल की ज्यादा सुनते हैं, यानी जिनमें स्त्री तत्व के गुण ज्यादा होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये रेमेडी काफी उपयोगी साबित होती है। ये व्यक्ति बहुत चंचल होते हैं, हंसमुख होते हैं, पर अंदर से बहुत दुखी रहते हैं। अन्य लक्षणों के रूप में कान बजना, आंख, नाक, मुंह, गला, किसी भी जगह पर लार या श्लेष्मा अधिक बनने लगता है और ओवरफ्लो करता है। ऐसी स्थिति तब भी आती है जैसे आपने महसूस किया हो कि आप तेज मिर्च मसाले खाते हैं तो नाक से पानी बहने लगता है, या जो कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं उनकी आंखों में या मुंह में पानी रहता है, तो वो इस इंडिकेशन को दिखाता है। यानी इस अवस्था में इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसी रहेगी। श्वास लेने पर श्वास लेने पर जो श्वास नलिका है उसमें सिकुड़न होने की वजह से तीव्र गति के साथ श्वास लेनी पड़ती है, जिससे उनको दर्द का अनुभव भी हो सकता है या संवेदना महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति की भूख खराब होती है, कमजोर होती है, कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती। गैस शरीर से लगातार पास होती है, हिचकी या मितली बहुत आती है, उसकी हड्डियों में ठंड का दर्द रहता है, हाथ कांपते हैं, हाथों में गर्मी के साथ पसीना आ सकता है, हथेलियां गर्म हो सकती हैं, उंगलियों पर छोटे छोटे लाल रंग के धब्बे दिखाई दे सकते हैं, जो कुछ दिनों के बाद अपने आप ही झड़ जाते हैं। चेहरे पर भी लाल रंग के धब्बे हो सकते हैं या उन्हें चेहरे में गर्मी बनी रह सकती है। आप चेहरे पे हाथ रखेंगे तो चेहरा उनका गर्म लगेगा। और जब भी इस तरीके के रोग किसी व्यक्ति को शुरू होंगे तो पहले वो उसके चेहरे पे अपना इफेक्ट डालेंगे और बाद में शरीर के अन्य भागों पर उनका प्रभाव पड़ता है। दूसरा पौधा है चैलिडोनियम मैजिस। इस पौधे का उपयोग जो है वो कई प्रकार की स्वास्थ्य जटिलताओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो बेसिकली हाईली डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, लेकिन बेहद इनसिक्योर फील करते हैं। ये वो रेमेडी है, यदि हम इस रेमेडी को ढंग से समझ जाएं तो बहुत से परिवार खराब होने से बच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। ये रेमेडी हमारे लीवर के लिए और लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये अनडाइजेशन को, एक्जिमा को, नींद संबंधी विकारों के लिए इस्तेमाल की जाती है और लीवर को प्रॉपर फंक्शन देने का, उसकी मूवमेंट को, उसकी एनर्जी को रेगुलेट करने का काम करती है। ऐसे व्यक्तियों की आंखों में लाली, दर्द या सूजन बनी रहती है, खाने की इच्छा कम करती है, यदि कुछ खाते हैं तो पेट में भारीपन जो कि विशेष रूप से छाती या कंधों की तरफ चला जाता है, मितली, उल्टी, लीवर की वृद्धि यानी फैटी लीवर होने की शिकायत, पीलिया, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने की शिकायत, कचरा बनने की शिकायत, फाइब्रोसिस हो जाना महिलाओं में, उनको ठीक करने के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। ये रेमेडी
पाचन संस्थान को बढ़ावा देती है, शरीर में नए पित्त के निर्माण में, पाचन एंजाइमों के उत्पादन में मदद करती है, पेट के अल्सर, आईबीएस, अनडाइजेशन, गैस्ट्रिक इश्यूज में, एक्जिमा में, ड्राई स्किन में मदद करती है। इस औषधि को हम एक शामक के रूप में प्रयोग करते हैं जो हमारी किसी भी प्रकार की चिंता और नींद के विकारों को समाप्त करने में मदद करती है। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से युक्त है और गठिया से जुड़ी चीजों में काम करती है। मूल रूप से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को शारीरिक लक्षण चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार की चिंता से युक्त हो, जिसका प्रभाव उसकी त्वचा पर पड़ता हो, उसके कार्यशैली पर, जीवन शैली पर पड़ता हो, और जिसको कम नींद आती हो लेकिन सोता अधिक हो, ऐसी अवस्थाओं में इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। अब नींद कम आती हो, सोता अधिक हो का मतलब हुआ रात को नींद जल्दी आ जाएगी और सुबह नींद जल्दी खुलेगी। फिर वो कुछ खाएगा पिएगा, पेट थोड़ा भारी सा होगा, हो सकता है वो चाय ले, नमकीन ले, बिस्किट ले, खा पी के वो फिर सो जाएगा। फिर मान लीजिए वो 7-8 बजे उठा, 8-10 बजे तक उसने जो काम करने हैं करे, 10 बजे वो फिर सो गया, चाहे 5 मिनट के लिए सोया, फिर उठा, फिर काम में लग गया। जब उसे थकान हुई तो वो फिर सोना पसंद करेगा और फिर उठ के काम में लग जाएगा। यानी ऐसा व्यक्ति कभी भी खाली नहीं बैठ सकता। उसे या तो करने के लिए काम चाहिए, बातें चाहिए, या फिर वो सोना पसंद करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम ये कहते हैं कि उसकी नींद कभी भी पूरी नहीं हो पाती। उन व्यक्तियों के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। इस रेमेडी को मुख्य रूप से लिवर से संबंधित रेमेडी बोला गया है। जो हमारे पीलिया में, पेट में गैस का संचय होता हो उसके लिए, अपच हो, मितली हो, उल्टी के साथ मुंह का स्वाद कड़वा रहता हो, दांतों की छाप जीभ पर दिखाई देती हो और जीभ पर पीले रंग की मोटी कोटिंग नजर आती हो, पेट में, पीठ में, दाहिने कंधे में, दाहिने कंधे की जो ब्लेड होती है उसमें दर्द रहता हो, जो बेसिकली एंजाइना पेक्टोरिस कहलाता है, और जब भी वो व्यक्ति कुछ खा लेता है तो उसे कुछ थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है, और मल उसका कठोर होता है, आसानी से नीचे नहीं उतरता, तो उसे कोई ना कोई आ, जो पेट साफ करने की चीज है वो लेनी पड़ती है, विशेषकर लिक्विड के रूप में, जो चिकनाई होती है। और ऐसे व्यक्ति में सुस्ती ज्यादा होती है जबकि वो काम भाग भाग के करता रहता है। ऐसे व्यक्ति अविवेकी भी कहलाते हैं। यानी अब यहाँ पे क्या है, उसे कोई काम कहा जाएगा तो कहेगा पहले 2 बात कर लूं, पानी पी लूं, चाय पी लूं, फिर कोई काम करूंगा। और जब वो काम करने लगता है तो वो सिर्फ काम करता है, उसको ये नहीं पता होता इस काम का उसको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, वो सिर्फ काम करता है। और अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो 10 में से 6 आदमी इन लक्षणों से युक्त हमें मिल जाएंगे। ऐसी कंडीशन में सूखी गोलियों के रूप में C10 का प्रयोग बेहतरीन रिजल्ट देता है, जो पोषक तत्वों के रूप में काम करती हैं, बशर्त इन्हें लंबे समय तक खाया जाए। मौसम के बदलाव के कारण जो भी बीमारियां होती हैं या फिर उनमें नए रूप के परिवर्तन होते हैं, जिसमें पित्त की पथरी बन जाए, निमोनिया हो जाए, राइट साइड के फेफड़े में नीचे के लॉब में इंफेक्शन हो जाए, निमोनिया बन जाए, छाती और कंधे के राइट साइड में पेन हो, और जब ऐसा व्यक्ति खांसे तो मुंह से छोटी छोटी बलगम की गांठें निकल के गिरती हैं और बाद में छाती में ऐंठन होती है। ऐसी अवस्थाओं में इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है।
व्यक्ति की प्रवृत्ति तानाशाही वाली होती है, जो मैंने शुरू में बताया था। ये व्यक्ति ये चाहता है कि जो भी ये बात बोले, सही हो या गलत हो, सब उसकी बात को माने, और ये उसके लिए किसी भी लेवल तक जाकर काम करने को तैयार हो जाता है। तो व्यक्ति का जो रवैया है वो तानाशाही वाला, प्रभावी, प्रैक्टिकल होता है। वो किसी से फालतू बात करना पसंद नहीं करता, वो अपने काम से काम रखता है, और सामने वाले व्यक्तियों या उससे जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। उसको ये लगता है कि सामने वाले व्यक्ति की सारी जिम्मेवारी उसी की है। वो दूसरे को काम नहीं करने देना चाहता, और दूसरा अगर अपनी मर्जी से कोई काम करता है तो ये व्यक्ति बहुत बुरी तरह चिढ़ जाता है। और ऐसी कंडीशन में इस व्यक्ति की तबीयत भी खराब होती है। और ये तबीयत इसलिए खराब नहीं होती कि सामने वाला नहीं सुन रहा है, ये तबीयत इसलिए खराब होती है क्योंकि उसमें ये डर होता है, मानसिक डर होता है कि अगर सामने वाला कुछ कर रहा है तो इससे उसको हानि होगी, तो उसकी हानि की चिंता को लेके इस व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, जो नॉर्मली 60-65 की रेंज के होते हैं, यदि उनके बच्चे प्रॉपर सेटल डाउन नहीं होते तो आप देखेंगे उनकी तबीयत खराब रहती है। वो अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, चाहे उनकी शादी हो, काम धंधा हो। वो उनको काम करने देने के, निर्णय लेने के पक्ष में भी नहीं होते, और उनकी इतनी ज्यादा चिंता करते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य भी खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में C10 एक बेहतरीन रेमेडी के रूप में हमारे लिए काम करती है, बशर्त ये लंबे समय के लिए खिलाई जाए और विशिष्ट औषधियों के साथ। उस व्यक्ति की प्रकृति के अनुरूप यदि ये बना के दी जाएगी तो ये बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती है। ऐसे व्यक्ति की विशेषकर राइट साइड में अकड़न मिलेगी। उसका मन मिर्च खाने का बिल्कुल नहीं करेगा। हल्की सी भी मिर्च खाएगा तो इसको हिचकियां चालू हो जाती हैं, छाती में जलन हो जाती है, गैस बनती है, तो वो मिर्च को अवॉइड करता है। ठंडा पानी, ठंडी चीजें अवॉइड करेगा। ठंडा मौसम अवॉइड करेगा। ठंडे मौसम में उसके शरीर की शक्ति, मन की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, जबकि गर्मियों में उसमें ताकत आ जाती है। ऐसे ही जब भी मौसम परिवर्तित होता है तब भी उसको कमजोरी फील होती है, मन उदास हो जाता है। और विशेषकर ये स्थिति जो है वो रात को 2 से 4 या दिन में 2 से 4 बजे के करीब होती है। वो जब भी कुछ खा लेता है तो उससे वो बेहतर फील करता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में ये कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का पेट कभी नहीं भरता। तो इसे हमेशा कुछ ना कुछ तैलीय चीजें, जो तली हुई चीजें होती हैं, तैलीय मतलब जिनमें तेल उपस्थित होता है, जैसे बादाम, अखरोट, काजू, चिलगोजे, अपने डेली रूटीन की लाइफ में ऐड करके रखनी चाहिए। इस व्यक्ति को पनीर, गरम चीजें, गरम भोजन, पालक, गरम दूध, ऐसी चीजें जो हैं जो भारी हों और शरीर में गर्मी पैदा करती हों, ये खाने में पसंद होती है। इसकी एक विशिष्टता और है, ये व्यक्ति हमेशा बेमौसम की चीजों को खाना प्रेफर करता है। यानी सर्दी के दिनों में ये गर्मी की चीजें खाएगा और गर्मी के दिनों में सर्दियों की चीजें खाएगा। तो इस तरीके का इस व्यक्ति का व्यवहार होता है। आप देखेंगे जो चीज है ये आप इसको बोलेंगे ये उसका उल्टा काम करेगा, ये इसकी प्रकृति होती है। इस व्यक्ति की दाहिनी आंख, राइट साइड की आंख में जीवन के एक विशिष्ट समय पर 45, 50, 60 साल की उम्र में, मतलब 45 और 60 के बीच में, राइट साइड की आंख में कमजोरी आ जाती है और आंख बहुत ज्यादा फड़कती है। ऐसा व्यक्ति अपनी आंख के नीचे कागज लगाकर रख लेता है, ये भी इसका एक सिम्टम है। आंखों में राइट साइड इसके दर्द रहता है और आंखों में पीलापन या लाली बनी रहती है। ऐसे ही इसका जो चेहरा है वो राइट साइड से मजबूत दिखाई देता है, भारी चेहरा होता है। जीभ पीली होती है, जीभ पर दांतों की छाप होती है। अब ये जो दांतों की छाप आई है ये बेसिकली आंतों में इंफेक्शन होने की वजह से है। यदि आप महिला हो या पुरुष जीभ देखेंगे
तो आपको 10 में से 7 लोगों की जीभ पे ये लक्षण दिखाई देंगे कि जीभ पे दांतों के निशान आए हों। इन व्यक्तियों के शरीर में वात बढ़ी रहती है और मुंह का स्वाद कड़वा रहता है। पेट की स्थिति, इनको गर्म पीना पसंद होता है, गर्म खाना पसंद होता है। पेट में दर्द, अगर ये कोई ठंडी चीज खाएं, कुछ खाएं, बाहर की चीज खाएं, तो पेट दर्द, छाती दर्द, एसिडिटी, ये सब शिकायतें रहती हैं। और इनको प्रोटीन जो है वो खाने में राहत देता है, इसीलिए ये पनीर, दूध जैसी चीजों को खाना पसंद करता है। ये व्यक्ति यदि ज्यादा ज्यादा ठंडी चीजें खाए या ज्यादा देर भूखा रहे तो इसके अंदर कमजोरी आ जाती है और मानसिक विकृति उत्पन्न होनी चालू हो जाती है। गर्म पे चाय, कॉफी, दूध ऐसे पीना ये बहुत ज्यादा पसंद करता है। ऐसे ही इसकी कमर में एक दर्द बना रहता है जो पैरों को ऊपर की ओर खींचे जाने से लेफ्ट साइड लेटने पर ठीक हो जाता है। ये एक बहुत माइनर बिंदु है, यदि इसको फोकस किया जाए तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी जिसकी जीभ पीली हो, दांतों के निशान हो, कब्ज की शिकायत हो, तो उसकी बॉडी में आपको ये लक्षण 100% दिखाई देगा। इनकी जो कमर का निचला भाग है, खासकर L5S1, इस जगह पर ज्यादातर जर्क पाया जाता है। इस व्यक्ति के पेट की कंडीशन, इसके अंदर इसको लीवर में गॉल ब्लैडर की पथरी की शिकायत रहती है। पथरी की शिकायत कम होती है, स्लज ज्यादा रहता है। तो ये व्यक्ति कभी भी पेट भर के खाना नहीं खा पाता, और यदि इसको टाइम से खाना ना मिले तो इसका गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। पित्त के स्थान पर जहां पथरी होती है वहां पे दर्द हो सकता है। हेपेटाइटिस का रोगी होता है। पीलिया की कॉमन शिकायत होती है। ऐसे व्यक्ति की बनियान आपको पीली दिखाई देगी। उम्र 35 साल के बाद, यानी अगर आप इसकी बनियान बनियान पे नजर डालेंगे तो बनियान में पीलापन साफ दिखाई देगा, या फिर काले रंग का कोई कपड़ा पहनाते हैं तो उस पर पसीने के निशान आपको साफ साफ दिखाई दे जाएंगे। इस व्यक्ति का खाना और मल दोनों ही इस व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। यदि खाना गर्म ना हो तो इसके मानसिक विकृति आती है, और यदि मल खुलकर ना आए तो भी इसको मानसिक परेशानियां बढ़ जाती हैं। डिसीजन पावर जो होती है, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। इस व्यक्ति की नॉर्मल कंडीशन में एक माइनर पेट का दर्द, पेट में थकान, पेट में भारीपन बना रहता है। जब ये रिलैक्स होता है तब इस चीज का अनुभव करता है। हालांकि ये बहुत डेप्थ का पॉइंट है, पर अगर थोड़ा फोकस करें तो ये आपको दिखेगा। और इस कंडीशन में आपको जो नाभि है वो नीचे की ओर, अपने स्थान से नीचे की ओर आपको मिलेगी। तो जब भी ये व्यक्ति गर्म पानी पीता है, गर्म दूध पीता है, तो नाभि दबाव की वजह से उसको राहत देती है। ऐसे ही जब ये लेफ्ट करवट लेटता है तो इससे भी दर्द कम होता है, और जो आंतों के ट्रांसवर्सल सेक्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे राहत मिलती है। इस व्यक्ति को कभी दस्त, कभी कब्ज चलते रहते हैं। ना तो पूरी तरह कब्ज होती है, ना पूरी तरह दस्त होता है, लेकिन ये कब्ज का रोगी हमेशा बना रहता है। मूत्र का रंग पीला होता है। लेडीज में वेजाइना के आसपास जलन, कालापन, मस्से इत्यादि की शिकायत रहती है। और जलन भी उस दिन कह रहा हूं, उसी समय होगी जिस दिन पिछले दिन हुई थी। अगर पिछले दिन 4 बजे हुई थी तो आज भी 4 बजे होगी, कल भी 4 बजे होगी। ये टाइम के साथ बनी रहती है। इस व्यक्ति को चलने पर, एक्साइटेड होने पर सांस फूलने की शिकायत, इसमें विचारों की त्वरित गति होती है,
और छोटी छोटी प्रेरणाएं इसको मिलती रहती हैं, इसलिए ये हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। और सबसे बड़ी खूबी इसकी ये होती है कि ये व्यक्ति किसी एक चीज पर टिक नहीं पाता, और हल्का सा भी तनाव बढ़ने पर नस नाड़ियों में झंझनी आ जाती है, और अगर ये बढ़ जाए तो हाथ या पैर, विशेषकर थाइज में कंपन चालू हो जाता है। इस व्यक्ति की खांसी धूल के रूप में होती है। यदि इसके सामने कोई शीशा वगैरह रखा जाए और ये खांसे, तो आप देखेंगे कि शीशे के ऊपर पानी के छोटे छोटे कण निकल आए हैं। तो ये हमारे जो आते हैं उसमें पानी भरे होने का इंडिकेशन है। ऐसे ही जब भी खांसी होगी तो थोड़ा बहुत बलगम मुंह में आ जाता है। इस व्यक्ति का राइट साइड का जो फेफड़ा है वो जल तत्व से बना हुआ होता है, या जल तत्व उसमें बड़ा हुआ होता है, इफेक्टेड होता है। वो इफेक्टेड भी होता है और इन्फेक्टेड भी होता है। इस व्यक्ति की कमर में दर्द होता है। यदि अपना प्रॉपर ध्यान ना रखे तो यही दर्द इसकी पिंडली या पैरों में चला जाता है। इस व्यक्ति की एक साइड, विशेषकर राइट साइड, ठंडी रहती है। उंगलियां ठंडी रहती हैं और हाथों और हथेलियों का रंग पीला होता है। नॉर्मली ऐसे स्थानों पर गठिया पाया जाता है जहां गठिया होने के चांसेस कम होते हैं, या इसे ये कह लीजिए कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित होता है। जो हमारी बड़ी हड्डियां होती हैं, जैसे थाइज की, पिंडलियों की, बिसेप्स की, इस जगहों पर इसके मांसपेशियों में ऐंठन होती है। और गठिए का जो प्रभाव है वो ज्यादातर राइट घुटने पर या नीचे के ऑर्गन पर पड़ता है। नींद की स्थिति, ये ज्यादातर व्यक्ति लेफ्ट साइड को सोता है। नींद आप ऐसे कह सकते हैं कि कुत्ते जैसी होती है, जैसे कुत्ता हल्की सी आवाज से जाग जाता है लेकिन ऊँगता रहता है। इसी प्रकार इस व्यक्ति की नींद भी ऐसी ही होती है। ये रात को भी सोते समय चौकन्ने रहते हैं। तो इनकी जो नींद होती है वो कभी भी पूरी नहीं होती, और ये जब भी जागेंगे अनरिफ्रेशिंग जागते हैं। परंतु जैसे ही ये काम करने उठते हैं, क्योंकि इन्होंने हल्की नींद ली है, तो ये तुरंत काम कर लेते हैं और तुरंत थकान होने लगती है। और ये जितने भी मैंने सिम्टम्स आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं लो बीपी वालों से भी मैच करते हैं। इस व्यक्ति को सपने में अधिकतर लाशें, भूत प्रेत, अंत्येष्टि की क्रियाएं नजर आती हैं, और त्वचा का पीला रंग पाया जाता है। आखिरी पौधा है पोडोफाइलम प्लेटेटम। आज का हमारा टाइम हो गया है। यदि आप कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं, नहीं तो आज हम क्लास बंद करते हैं। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे।